इट सेज क्वेश्चन ये है अपना ऑटम 2007 का क्वेश्चन है, बिट ओल्डर. Hexa Private Limited is engaged in the supply of a specialized tool used in automobile industry. Presently, the company is incurring high costs on ordering and storage of inventory. यानी इसकी जो ordering cost है और holding cost है वो ज्यादा आ रही है. The procurement department has tried different order levels but has not been able to satisfy the management. The chief financial officer has asked you to evaluate the current situation. इज्जत रख लेना, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी जान मारी है, वो तो नहीं कर पाए. अब सीएफओ की आप ही में उम्मीद है कि आप ही कुछ कर सकते हो. He has provided you with the following information. Number one, the annual usage of inventory is approximately 8,000 cartons. The supplier does not accept orders of less than 800 cartons. हम इससे पहले ईओक्यू की assumptions पे बात कर चुके हैं और मैंने आपको एक चीज कही थी कि ईओक्यू के लिए ये भी जरूरी है कि सप्लायर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम जितने भी यूनिट्स उससे मंगवाए वो उतने यूनिट्स डिलीवर कर दे. अब अगर सप्लायर यहाँ पे नखरा करता है कि नहीं यार कम से कम आप मुझसे इतने खरीदो, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना. लेकिन मैंने कल एक और बात डिस्कस की थी कि अगर सप्लायर आपकी अजम्पशन तुड़वाता है, यानी वो कुछ ऐसा लेवल सेट करता है जो लेवल इजीली अचीवेबल है. हमने जिक्र किया था कि अगर आपको बल्क डिस्काउंट ऑफर करता है ऐसे लेवल पे जो कि लेवल बहुत ही नीचा है, यानी बड़े मजे से हम मना भी करना चाहे ना तो भी उतना ऑर्डर तो हम प्लेस करेंगे ही करेंगे. इन दैट केस क्या होगा कि अगर आपका सप्लायर ऑर्डर क्वांटिटी यानी बल्क डिस्काउंट के लिए जो क्वांटिटी सेट करता है वो बहुत ही कम करता है, आप अगर वो कम यूनिट्स भी ऑर्डर करेंगे तो भी आपका डिस्काउंट अवेल हो जाएगा. अब ईओक्यू कहता है कि डिस्काउंट नहीं है, उसको अज्यूम नहीं करना. लेकिन अब क्वेश्चंस के अंदर अगर एग्जामिनर ने और वहां सप्लायर ने सिचुएशन के अंदर इतना कम लेवल पे डिस्काउंट रखा हुआ है कि हम ना चाहते हुए भी वो डिस्काउंट ले ही लेंगे, तो ईओक्यू के अंदर हम बल्क डिस्काउंट को भी काउंट कर लेंगे. अगर हमें छलांग मारनी पड़ती है, हमें थोड़ा ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है ऑर्डर को डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, तो फिर हम उसको इग्नोर मारेंगे. लेकिन अगर ना चाहते हुए भी डिस्काउंट मिल रहा है तो बिस्मिल्लाह. सिमिलरली यहाँ पे है कि सप्लायर ने कहा है कि आप कम से कम भी मुझसे 800 केजी खरीदेंगे. अब अगर ईओक्यू से नीचे आ गया, ईओक्यू ने बिलफर्ज कह दिया कि आप 600 कार्टन खरीदें, तो हम ईओक्यू की बात तो मान नहीं सकते, बिकॉज वहां तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है. सप्लायर तो 800 से कम का ऑर्डर ही नहीं एक्सेप्ट करेगा. तो अगर ईओक्यू 800 से ऊंचा ही आना है फिर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन अगर ईओक्यू 800 से कम आता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ईओक्यू पे काम ही नहीं कर सकते. खैर आगे मजीद देखते हैं. पहला हमें पता चल गया कि हमारी जो एनुअल यूजेज है इन्वेंट्री की वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 कार्टन है. द कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन is 2,186. ध्यान रहे ये ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ना ही ये होल्डिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन यानी ये परचेज कॉस्ट है. द एवरेज कॉस्ट of placing an order is estimated at 14,000 rupees. ओके, तो एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा 14,000 है. एंड प्रेजेंटली 2 orders are placed in each quarter.
चले, मुझे बताओ कि अभी आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने हैं और अभी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? करंटली आप एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं? ओके, बासित का कहना है 8। ठीक है, जुनेद का कहना है कि 8 ऑर्डर्स हैं और 1000 की ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। एनीवन एल्स? अभी कितने ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं एक साल में और अभी आप एक ऑर्डर में कितने केजीज या कितने कार्टन्स मंगवा रहे हैं? ठीक है, 8000 यूनिट्स। गुड, गुड। ओके, एक सिर्फ काम करिएगा, मैंने ये अवॉइड करने के लिए कि बार बार मैं जूम स्क्रीन पे जाऊं और क्वेश्चन की स्क्रीन पे आऊं। मैंने लैपटॉप से अपना यही अकाउंट अलहम्द हैदराबाद के नाम से भी लॉग इन किया हुआ है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स पब्लिकली मैसेज कर रहे हैं वो तो मुझे लैपटॉप पे विजिबल हो रहा है, लेकिन जो दिनेश लालवानी को प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं वो मुझे फोन में देखना पड़ता है। तो आप काइंडली एक काम करिएगा कि या तो आप एवरीवन को मैसेज कर दें पब्लिकली, अगर आप प्राइवेटली करना चाहते हैं तो वो जो अलहम्द हैदराबाद वाला है ना, वो आप काइंडली मुझे उस पर कर दीजिएगा, सो दैट मैं लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन पे उसको रीड कर लूं, मुझे बार बार जूम स्क्रीन की तरफ वापस ना आना पड़े। ओके, ग्रेट। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, करते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली बताया कि अगर एक क्वार्टर में 2 ऑर्डर्स हैं तो साल में 8 हो गए। और अगर आपकी एनुअल डिमांड, अगर आपकी एनुअल डिमांड 8000 है और आप 8 ऑर्डर्स करते हैं तो 1000 हो जाएगी। करेक्ट। आवाज में एक सेकंड चेक करता हूं उसको। अच्छा, विजिबल नहीं हो रहा। फिर चलो मैं इसकी सेटिंग बाद में चेक कर देता हूं। प्राइवेट उसमें मैसेज कर दीजिए। ठीक हो गया। हमें करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी पता चल गई कि हम एक ऑर्डर में 1000 कार्टन्स मंगवा रहे हैं और दूसरा कि हमने 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। The sales are made on regular basis and on average half of the quantity ordered is held in inventory. Repeating, the sales are made on regular basis and on average half of the quantity ordered is held in inventory. अच्छा, ये इसको बताने की जरूरत नहीं थी। ये बेसिकली हमारी इस assumption को प्रूव करना चाह रहा है, that is Q divided by 2। हम क्या करते हैं, जितनी भी इन्वेंट्री खरीदते हैं, that is ROQ, तो होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम Q डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। बिकॉज हम ये मानते हैं कि अगर हम एक ऑर्डर में 1000 किलोग्राम मंगवाते हैं या 1000 कार्टन मंगवाते हैं, तो ये 1000 कार्टन मैंने कोई सजाने के लिए तो नहीं रखे, ये तो मैंने फैक्ट्री में भेजने हैं, मैंने तो प्रोडक्शन करनी है। तो हम 1000 की होल्डिंग कॉस्ट नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, 1000 को डिवाइड करते हैं 2 से, एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है 500। हम ये मानते हैं कि ऑन एवरेज हम हमारे गोडाउन में 500 कार्टन पूरे साल ऑन एवरेज पड़े रहते हैं। तो ये इसने सेंटेंस लिखा है, ना भी लिखता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी। इसने क्योंकि लिखा है हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज हेल्ड इन द इन्वेंटरी, ये तो हमारा एक जनरल बिलीफ है कि जितनी भी
Q होगी. The cost of storage is considered to be 16% of value of inventory. Okay. Now storage cost बताई है 16% of the value of inventory. This can be very helpful. Please help me calculate holding cost per carton per annum. Holding cost per carton per annum. $350. Okay. Hamas 349.76. 350. Okay. Good. Samat. Okay. So it's very fair. हमें purchasing cost पता है. Purchasing cost is 2,186. And storage cost is supposed to be 16%. Fair. 349.76. Per carton per annum. अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें इसने ऊपर बता दी थी 14,000. एनुअल डिमांड भी हमें पता है 8,000 कार्टन्स. डिटरमिन द फॉलोइंग. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. यस, गो अहेड. You have got ordering cost, you have got demand, you have got holding cost. EOQ कितना आएगा? $800.27. 800. Okay, Ramsha. 800. Good. 800. Good. Okay, so it is 2 into ordering cost is 14,000. Demand is 8,000. And holding cost is 349.76. Correct. It is 800.27, यानी rounded up 800. So इसने पहले में कहा है कि आप EOQ कैलकुलेट करके दें. 2 into ordering cost into demand divided by holding cost. So the amount you just calculated is 800. Okay. Need to ensure कि ये 800 हमारे सप्लायर को नाराज तो नहीं करेगा. सप्लायर ने कहा था कि मुझे कम से कम जो आप ऑर्डर दोगे वो 800 कार्टन्स का ही होगा, तो एक्सेप्टेबल है. हमने EOQ के बेसिस पे कंपनी को ये सजेस्ट करना है कि अगर आप 800 कार्टन्स ऑर्डर करते हैं तो इंशाल्लाह बरकत होगी, फायदा होगा. दूसरा इसने मांगा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड बेस्ड ऑन EOQ. अगर आप 800 करके मंगवाते हैं तो पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? पर डेफिनेटली इसको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है. इट्स डी डिवाइडेड बाय क्यू, क्योंकि हमें पूरे साल में चाहिए 8,000 कार्टन्स
करेक्ट 10 और डिवाइडेड बाय हम एक ऑर्डर में मंगवा रहे हैं 80 नॉट 80 इनफैक्ट 800 so we'll be placing 10 orders पहले हम कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे 8 और अब हम प्लेस करेंगे 10 ऑर्डर्स further it requires compute the ordering cost and storage costs in the existing situation how much cost can be saved if quantity ordered is equal to EOQ as determined in A above ठीक हो गया रिक्वायरमेंट को इतना लंबा करने की इसको जरूरत नहीं थी हम समझ सकते हैं कि ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हम EOQ फॉलो करें तो हमारी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी और करंट पॉलिसी के मुताबिक हमारी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी इसमें परचेज कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज रिक्वायरमेंट के अंदर वाजे कर रहा है कि उसको सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट चाहिए कैलकुलेट करके दें मुझे कि हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी पहले ईओक्यू पे आ जाए 1,40,000 एंड 1,12,000 ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने निकाले थे 10 एंड 14,000 एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा था तो इट इज 140,000 करेक्ट और करेंटली हम प्लेस कर रहे थे 8 ऑर्डर्स बिकॉज हम प्लेस कर रहे थे 2 ऑर्डर्स पर क्वार्टर और हजार के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय 14,000 करेक्ट इट इज 112,000 गुड होल्डिंग कॉस्ट 1,39,904 हमास ठीक है एंड 1,74,880 ठीक है लेट्स चेक so at EOQ we'll be ordering 800 units half of the quantity will be kept in store and हमारी होल्डिंग कॉस्ट आई थी 150 करीबन ना सॉरी 349.76 यानी 350 ठीक हो गया राउंडेड अप 1,40,000 हमास योर आंसर इज करेक्ट ठीक है हमजा 1,39,904 करेक्ट तो राउंडेड अप 1,40,000 है एंड यू डू रिमेंबर कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू पे हमेशा बराबर आती है लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक हुआ तो फर्क आ सकता है ओके राफे 1,75,000 आपने बताई है होल्डिंग कॉस्ट करंट पॉलिसी पे ठीक है चेक करते हैं करंटली हमारा जो आरओक्यू है वो 1,000 है एवरेज कर दिया एंड मल्टीप्लाइड बाय 350 1,75,000 करेक्ट $80,000 हाँ हमारा इशू नहीं है आपने 349.76 लिया है इससे कोई इशू नहीं है
एक चीज अच्छे से याद रखना कि हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ये ब्यूटी है कि राउंड अप डिफरेंसेस पे कभी भी हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो राउंड अप डिफरेंस चलने दिया करो, टेंशन नहीं। ओके, एंड वो टोटल कितना आ रहा है? 287,000। फेयर। तो ईओक्यू की वजह से सेविंग आ रही है 7,000। गुड। और कुछ नहीं मांगा। रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा किया करें, बिकॉज स्टूडेंट अक्सर आधी रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगा लेता है कि बस मुझे इतना ही करना है। तो अगर हम एग्जामिनर की कोई भी एक पॉइंट जो कि उसने मांगी है क्वेश्चन में हम पूरी नहीं करते, तो नाफरमानी होगी और नाफरमानी की सजा है। जिस तरह इसने ए पार्ट में ईओक्यू अलग कैलकुलेट करने को कहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग कैलकुलेट करने को कहे हैं। अगर ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग कैलकुलेट करने को ना भी कहता, तो जब हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ईओक्यू एंड करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी, तो नेचुरली नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम उसको अगर स्किप मार देते कि खैर आगे वैसे ही हो रहे हैं, तो एग्जामिनर, क्योंकि अगेन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मार्कर होता है जो कि मार्किंग करता है, तो वो यूं समझे लकीर का फकीर होता है, उसको वो देखता जाता है सजेस्टेड आंसर में कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेप के कितने कितने मार्क्स हैं। वो स्टेप चेक करेगा, मार्क्स देगा, स्टेप चेक करेगा, मार्क्स देगा। अब स्टूडेंट ने अगर अपनी तरफ से एक अच्छा काम किया कि एक स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि वो आगे वैसे ही पूरा होना है, लेकिन वो मार्कर बेचारे को नहीं पता होगा, वो शायद आपको पेनलाइज कर ले इस चक्कर में। इसलिए बेहतर है कि आप रिक्वायरमेंट को ठीक से पढ़ें और हर एक चीज को अच्छे से आप फॉलो करें। ठीक हो गया। सो इट्स एक रिक्वायर्ड ईओक्यू जो कि हमने कैलकुलेट कर ली 800। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स मांगे 10, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कंप्यूट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ये हमारी हो गई एग्जिस्टिंग सिचुएशन। हाउ मच कॉस्ट कैन बी सेव्ड इफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज इक्वल टू ईओक्यू एज डिटरमाइंड इन ए अबव। तो ये हमने इसको सेविंग बता दी। चले भाई, योर टास्क। अभी ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दें। ओके, समाधि 360। इट सेज कि एनुअली 600 यूनिट्स हम बनाते हैं एंड ईच यूनिट रिक्वायर 6 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल वाई। हम क्या 600 यूनिट्स को डिमांड डी कंसिडर कर सकते हैं? ऑब्वियस नॉट, बिकॉज जो 600 यूनिट्स हैं दैट इज द डिमांड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। हमें जो डिमांड का हमारा मकसद है दैट इज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। आगे ये कहता है कि ईच यूनिट रिक्वायर 6 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल वाई एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल वाई आर एज फॉलोज। अच्छा, तो हम अगर डिमांड कैलकुलेट करना चाहें, जहां तक अब अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है, आगे इसमें से कोई ऐसा सेंटेंस आ सकता है जो कि इसको पूरा चेंज कर दे? फिलहाल ऐसी बात नहीं है। 600 यूनिट्स है एंड 6 किलोग्राम्स है, 3600 किलोग्राम्स। कॉस्ट पर केजी ये होगी इसकी परचेज कॉस्ट। इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर, सो कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर ऑर्डर, इसमें एक आ गई। इंस्पेक्शन चार्जेस आर 20,000 पर ऑर्डर। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर ट्रिप। अच्छा, इसमें फिर एक लिमिटेशन है। ये कह रहा है कि एक ट्रिप में हम ज्यादा से ज्यादा 400 यूनिट्स उठा सकते हैं। हमारी अजम्पशन फिर चैलेंज हो रही है। हमने ईओक्यू के लिए कहा था कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी भी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होगी, लेकिन इसमें ये चीज चेंज हो सकती है। मिसाल अगर हम 600 यूनिट्स मंगवाते हैं
तो यानी 600 यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे 2 चक्कर लग जाएंगे। तो हमारी अजम्पशन तो फंस रही है। लेकिन हमारी जब पूरे साल की डिमांड ही 600 यूनिट्स है और यहाँ 400 यूनिट्स तक की है, तो देखते हैं हम, सॉरी 3600 केजीज है, हम ये देखते हैं कि क्या हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत है भी या नहीं है। अगर कि ये इतनी ऊंची है कि हम वैसे भी 400 यूनिट्स का ऑर्डर तो एक साथ प्लेस करेंगे ही नहीं, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ईओक्यू सजेस्ट कर देता है कि आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो मिसाल 400 से ऊपर है, 430 है, 450 है, तो हम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम बोलेंगे भाई ईओक्यू ने माजरत कर लिया, वो बोल रहा है मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर लिमिटेशन बताई है, मिसाल जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि बल्क डिस्काउंट इतना निचले लेवल पे रखा हुआ है कि आज खुद ही मिल रहा है, तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे। ऑर्डरिंग सप्लायर ने जो ऑर्डर साइज रखी हुई है मिनिमम, वो इतनी नीचे रखी हुई है कि हम बड़े मजे से उसको बाय कर लेंगे। या सप्लायर ने, या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर लिमिट है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन लिमिट हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको भी टेंशन में नहीं लेंगे। ओके, तो एक इंस्पेक्शन चार्जेस आ गए और दूसरे डिलीवरी चार्जेस आ गए। $20,000 वो हो गए एंड 25,000 ये हो गए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी हमारी 45,000 पर ऑर्डर। एनुअल वेयरहाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, ये एनुअल भी है और पर यूनिट भी है। अगर के फिक्स्ड होती, मेरी बात अच्छे से समझना, अगर इसके आगे लिखा होता कि दिस इज एब्जॉर्ब्ड, तो हम इसको ट्रीट करते हैं इररेलेवेंट। एब्जॉर्ब का मकसद फिक्स्ड है, लेकिन क्योंकि इसके आगे एब्जॉर्ब नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको शामिल कर रहे हैं। लेट्स कैलकुलेट। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। ओके, तो इसकी एक आ गई। वेयरहाउसिंग कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज पर केजी पर एनम। दूसरा फाइनेंसिंग कॉस्ट है 15%। एक केजी हमें पड़ रहा है 16,000 रुपए का, और वो 16,000 रुपए अगर हम सप्लायर को पे करेंगे तो हम उसको फाइनेंस करेंगे एट 15% कॉस्ट, यानी ओवरड्राफ्ट है अगर, तो 16,000 का 15% इज 2,400 रुपए। हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ रही है 2,500 रुपीज पर किलोग्राम पर एनम। रमशा, अगर ईओक्यू 400 से बड़ा आता है तो हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे दैट ईओक्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम कैलकुलेट कर तो लेते हैं और हम आंसर बता देते हैं कि 400 से ऊपर आ रहा है, हम आगे की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एग्जामिनर ये समझ सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट उसको फिर भी कंटिन्यू कर जाता है तो मतलब वो लॉजिकली गलत है, उसको पता ही नहीं है कि ईओक्यू की अजम्पशन क्या है। और हमने अगर यहीं पे रोक दिया, हमने वहीं लिख दिया कि ईओक्यू यूजेबल नहीं है क्योंकि उसकी अजम्पशन मीट नहीं हो रही है, तो हम बिल्कुल करेक्ट होंगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसा रिस्क लेना कम पसंद करेगा, क्योंकि वो आप बिना किसी मेहनत के मार्क्स ले जाओगे। यानी जो भी स्टूडेंट ये चीज पकड़ जाएगा, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा, वो सिर्फ अजम्पशन लिख देगा कि ईओक्यू नहीं हो सकता
और वो पूरे के पूरे 7 या 8 मार्क्स, मिसाल इस क्वेश्चन के 9 मार्क्स हैं, वो 9 मार्क्स बटोर लेगा। तो एग्जामिनर के लिए इतना सूटेबल नहीं होता। लेकिन फेयर इनफ, अगर आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर ईओक्यू सजेस्ट करता है कि 400 यूनिट से ज्यादा का खरीदो, तो हम बोल देते हैं कि ईओक्यू एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज देखो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर गलत हो जाएगी। हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट रखी है 45,000 रुपए पर ऑर्डर, और हमारी असम्पशन ये है कि हम कितने भी यूनिट्स मंगवाएं, खर्चा यही आना है, तो हम उस केस में मना कर देते हैं। ठीक हो गया। होपिंग कि अगर आपने यही फैक्ट्स यूज किए हैं, तो 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाली थी 45,000, और डिमांड हमें कितनी गिवन थी, 3600 केजीज, डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 2500। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। 360 इज द करेक्ट आंसर। बासित आप मुझे थोड़ा क्लियर करिएगा। ओके, आपने 360 कर दिया था बाद में, ठीक हो गया। लेकिन ऑब्वियसली अभी जब आपने बाकी सबके आंसर्स पढ़े, ये सब 360 कह रहे हैं, तो आपने अपने डिसीजन को रिकंसिडर किया कि शायद मैंने कोई चीज गलत दी हो, और आपने फिर हाईलाइट किया होगा कि हमने होल्डिंग कॉस्ट में 400 नहीं दिया, 100 नहीं दिए, या फिर हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चीज नहीं दी, या डिमांड हमने गलती से गलत कर दी। लेकिन यहाँ पे देखो ना, फिर भी आपको कोई रिमाइंड कर रहा है कि चेक करो, आपने कोई गलती की है शायद, क्योंकि मेजोरिटी का आंसर कहीं और जा रहा है। एग्जाम के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता, आप बराबर वाले से इशारा करके नहीं पूछ सकते कि हाँ भाई देखा पर तेरा कितना है। वो आपको 360 बताता तो आप टेंशन में आ जाते हैं, यार उसका 360 है, मेरा तो 147 है या 240 है, तो शायद मैंने कुछ गलती की हो। वहां पे आप अपने आप को हमेशा सही समझ रहे होते हो। बहरहाल इस बात को हमें रेक्टिफाई करना है कि ये जो मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं प्रैक्टिस के दौरान, अगर प्रैक्टिस के दौरान मिस्टेक्स कंटिन्यू रही तो इसका मकसद एग्जाम तक ये चली जाएंगी। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इन मिस्टेक्स को यहाँ ठीक कर लेते हो, दैट इज ऑल बाय मींस ऑफ प्रैक्टिस, तो ये मुसीबत हमारे साथ आगे नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा आगे इस क्वेश्चन मिस्टेक क्या मांगा है? टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इफ ईच ऑर्डर इज बेस्ड ऑन ईओक्यू एंड द कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 30 यूनिट्स। ठीक हो गया। गेट मी दैट, मुझे बताओ ईओक्यू पे आपकी ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? ₹4.5 लाख ऑर्डरिंग कॉस्ट बकौल हमास के, और 9 लाख रुपए होल्डिंग कॉस्ट। जुनैद 5,25,000 होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। हमजा 4.5 लाख ईओक्यू, सही है। 4.5 लाख ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट हमास आपने 9 लाख रुपए की सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट कही है या दोनों का सम है? सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट 9 लाख है। बासित कह रहा है 9 लाख रुपए सम है, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर दूं कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट वैसे हमेशा बराबर आती है। तो अगर आपका आंसर 4.5 लाख रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट है और 4.5 लाख रुपए होल्डिंग कॉस्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, इसने कहा है कि हमारे पास 30 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक होने की वजह से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कभी भी बराबर नहीं आ सकती, नेचुरली फर्क आ जाएगा। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स मुझे 4.5 लाख रुपए बता रहे हैं दोनों का खर्चा,
तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। मैं विदाउट वेरीफाइंग ये कह सकता हूं कि गलत है, क्योंकि 4.5 लाख रुपए हो सकती थी जब सेफ्टी स्टॉक ना होता। ओके, राफे कह रहा है 5,75,000 है, 5.25 लाख रुपए। ओके, लेट्स कैलकुलेट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम रखते हैं एनुअल डिमांड, जो कि आपकी है 3600 किलोग्राम्स। ठीक है हमजा, करेक्ट कर लो बेशक। एंड 360 आपका है ईओक्यू, यानी ये हो गए 10 ऑर्डर्स, और हर ऑर्डर पे हमारा खर्चा था 45,000। तो ये हो गया 10 ऑर्डर्स का 4.5 लाख रुपए। ओके, रमशा सेस के 9,75,000 टोटल है। फेयर। अच्छा, अब होल्डिंग कॉस्ट के लिए हम जब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं, याद रखें कि एवरेज इन्वेंट्री जब आपसे क्वेश्चन में मांगे, ऐसा मुमकिन है कि क्वेश्चन आपसे सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री मांगे, तो आप क्या करना, आरओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। ये सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का कंप्लीट फॉर्मूला है। तो ऐसा मुमकिन है कि वो आपसे सिर्फ किसी 2 मार्क्स का या 1 मार्क का ये मांग ले कि सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री बताओ। तो एवरेज इन्वेंट्री में सिर्फ Q डिवाइडेड बाय 2 करके नहीं छोड़ देना। अगर Q डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो सिर्फ एवरेज नहीं बनेगा, आपने Q डिवाइडेड बाय 2 करना है और सेफ्टी स्टॉक उसमें प्लस करना है। तो हम ऑर्डर कर रहे हैं 360 केजीस, डिवाइड किया 2 से, प्लस सेफ्टी में हम यूनिट्स रख रहे हैं कितने, 30। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी बन रही है, 360 डिवाइडेड बाय 2, ये बना 180, 180 प्लस 30, 210। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 30, 210 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट वाज 2500 रुपए। करेक्ट, 5.25 लाख रुपए। आपने राफे कहा था 6.25 लाख रुपए। देखो चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा ओके, आपने ठीक कर दिया दोस्तों। फेयर। तो इट इज 5.25 लाख रुपए। तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये आंसर मुझे किसने दिया था, दैट वाज करेक्ट, जुनेद ने। यस, फेयर। हाउ मच इज सम, 9,75,000। ग्रेट हो गया। ओके, सो दिस वाज वर्थ 9 मार्क्स, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन वाज 10 मार्क्स। जी हमास, इस क्वेश्चन में इसने क्लियर नहीं किया, क्योंकि इसमें इसने लिखा है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप है वो 400 यूनिट्स की लिमिट है। अब हम सप्लायर से यकीनन जो खरीदेंगे वो तो हम किलोग्राम्स खरीदेंगे ना, जो बने बनाए यूनिट्स हैं वो तो हम सप्लायर से नहीं मंगवाएंगे, वो तो हम खुद फैक्ट्री में बनवाएंगे, वो तो कहीं से ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये इसको बेसिकली केजीज लिखना चाहिए था, ना कि यूनिट्स। और चले, इसने अगर यूनिट्स लिखा भी है तो ये यूनिट्स बेसिकली फिनिश गुड्स के यूनिट कह रहा है कि रॉ मटेरियल की यूनिट्स कह रहा है। उसके हवाले से मैं क्लियर ये कर रहा हूं कि हम जो प्रोडक्ट है उसके 600 यूनिट्स हैं, उसका कोई भी यूनिट ला रहे हैं सप्लाई, तो मटेरियल वाई जो हम मेजर कर रहे हैं वो केजीज है, केजी को भी यूनिट कहते हैं। जिस तरह हम होल्डिंग कॉस्ट मेजर करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट यूनिट का मतलब है, तो हम क्यों करते हैं यूनिट की, दैट इज फॉर किलोग्राम्स, नॉट फॉर प्रोडक्ट। ओके, किसी और को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
Fair enough, all good. जी हमास, इसमें जो स्टॉक कहा है ना, सेफ्टी स्टॉक, वो भी किलोग्राम्स है, क्योंकि हम जो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं वो रॉ मटेरियल का करते हैं, ना कि फिनिश गुड्स का। तो उस हवाले से जो यूनिट्स लिखे हैं ये भी केजीज है। ओके, चेक दिस, हमारा आंसर सही है कि नहीं है।